छोटी मुँह बड़ी बात, पर आज मैं जो कहने वाला हूँ वो भले ही मेरी जुबान छोटी हो, मेरा मान छोटा हो, पर उन बड़े भाइयों को मैं किस प्रकार से चुकाऊँ, उस फौजी भाइयों को का कर्ज मैं किस प्रकार से चुका सकूं, उसके लिए मैं भगवान से ही विनती चाहता हूं। उन बड़े भाइयों को, उन फौजी भाइयों को ज़रूर आत्मा की शांति दे, यानी कि जो बड़े भाई हमारे गलवान घाटी में शहीद हुए हैं, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और उनके चरणों में मैं सत नमन करता हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर 1 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हुमायूं का वीडियो, जो यानी कि हुमायूं से एक वीडियो हमने अपलोड कर चुका हूं और हुमायूं के रिलेटेड दूसरा वीडियो है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से हुमायूं चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध, इस प्रकार के जितने भी युद्ध किए हैं उनको देखेंगे। इसके पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखा दूं कि हुमायूं का बैकग्राउंड किस प्रकार से था। हुमायूं यानी कि पहले पिछले वीडियो में देखेंगे तो आप लोगों का पता चल जाएगा, बट थोड़ा सा एक इमेज सा क्रिएट कर लीजिएगा कि किस प्रकार से उनका युद्ध का क्रम किस प्रकार से था। तो उसी के संबंध में हम लोग आज चलेंगे चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध किस प्रकार से होता है उनके संबंध में आप लोग थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। फिर आगे है बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में होता है और नीचे है ये बिलग्राम के युद्ध से उन्होंने भारत को छोड़ देते हैं और सिंध के प्रांत में चले जाते हैं। तो इसी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनेंगे या जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम सभी आज के आपके सामने डिस्कस करेंगे और मेरा सपोर्ट आपके साथ। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ये बेल आइकन है, ये लाइक है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और बगल में लाइक का बटन भी होगा, उसको भी प्रेस करके शेयर के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलें आइए। अच्छा, देखते हैं आज का हुमायूं, जो कि हमारा पार्ट सेकेंड है। इसके पहले PART पार्ट फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड कर चुका हूं। कहाँ पे? स्टडी नंबर 1 पे। तो पहला वीडियो हमने स्टडी नंबर 1 पे अपलोड कर चुका हूं। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट सूचना है कि यदि आपको मेरे मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो देखना है आपको, हमारे सेकेंड चैनल पर चले जाइए, जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक कीजिएगा, मेरे सेकेंड चैनल पर ले जाकर आपको बैठा देगा। तो चलिए दोस्तों, वहाँ पे आप जाकर मेरे मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। बट यहाँ पर देख सकते हैं हुमायूं से, यानी कि पार्ट सेकेंड वीडियो यहाँ पे है। अब इसके पहले थोड़ा सा एक आप अपने माइंड में क्रिएटिव कीजिएगा किस प्रकार से इसका युद्ध का क्रम था और इसके पहले हमने कौन सा वीडियो डिस्कस किया था। तो इसके पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड जानिएगा कि हुमायूं ने किस प्रकार से अपना संघर्ष किए और भारत ये पूरा मुगल सम्राट पर किस प्रकार से शासन को स्थापित रख सका। बट उसके पहले ये जो हमारा है चौसा का युद्ध है ना, तो चौसा के युद्ध के पहले 1538 ईस्वी में चुनारगढ़ की विजय पर इन्होंने निकले थे। कौन? हुमायूं। चुनारगढ़ विजय पर इन्होंने निकले थे और चुनारगढ़ विजय पर निकलने के पश्चात वहाँ से जीत हासिल की और जीत हासिल करते ही करते चुनारगढ़ विजय पर निकलते हैं, जहाँ कि शेर शाह अपना स्थापित करता है, सत्ता स्थापित करता है। सत्ता स्थापित करने के बाद हुमायूं ने उस चुनारगढ़ किले पर आक्रमण करते हैं और फिर वहाँ से शेर शाह आगे बढ़ते हैं, हुमायूं आगे बढ़ते हैं बंगाल और तो बिहार विभाजन अभियान के लिए, और वहाँ जीत हासिल कर ही चुके थे कि वहाँ से एक संदेश आता है, एक मैसेज आता है कि जो हिंदाल था उसका छोटा भाई था, वह आगरा के राजगद्दी पर बैठ जाता है। क्यों बैठता है? क्योंकि वह राजगद्दी खाली देखता है और आकर के अपना सत्ता स्थापित कर देता है और बैठ जाता है, और उसके जो विश्वासी दास थे उनकी हत्या करके। तो यहाँ तक कहानी थी। अब देखिए, जब उसका संदेश हुमायूं के पास पहुँचता है तो हुमायूं बंगाल बिहार इस समय विजय के अभियान पर निकला था और जीत ही चुका था। तो कुछ समय बाद उन्होंने सोचा कि अब हम चलेंगे कहाँ पे? आगरा पे। आगरा पर चल के हिंदाल को भी हम उसको औकात समझा देते हैं। बट हुआ क्या, उन्होंने वहाँ से वापस
सैनिकों को लेकर आना प्रारंभ कर दिया, तब तक इधर जो शेर शाह था, जिसको कि चुनारगढ़ किले पर उसको हरा कर बाहर निकाल दिया गया था, वो रास्ते में इंतजार कर रहा था। अब देखिए समय उस समय की है कि जब गर्मी जुलाई चल रहा था, नहीं सॉरी जून चल रहा था। अब जून की समय है। अब जो शेर शाह था ना और हुमायूं, अब दोनों का करीब 2 महीने तक आक्रमण नहीं हुआ। न ही शेर शाह आक्रमण करता है, न ही हुमायूं आक्रमण करता है। दोनों में एक डर उत्पन्न है कि पहले वो आक्रमण करे तब हम उसके ऊपर आक्रमण करें, और हुमायूं सोचता है पहले शेर शाह आक्रमण करे तब फिर हम उसके ऊपर आक्रमण करें। यही बात को लेकर करीब 1.5 से 2 महीने युद्ध नहीं हुए। बट शेर शाह तो मौका ही खोज रहा था, किसका? बरसात आने का। तो बरसात आने का मौका क्यों ढूंढ रहा था कि आप जान रहे हैं कि इस प्रकार से आप पूरे बिहार है, बिहार में इस प्रकार से इससे गंगा नदी आती है, इसका क्या नाम है? गंगा नदी। अब देखिए गंगा नदी है। अब एक आप जानते होंगे, यदि आप कर्मनाशा नदी के पास में होंगे तो वैसे क्या होती है? कर्मनाशा नदी, जिसकी जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है। अब देखिए इधर से कर्मनाशा नदी है, इधर से गंगा नदी है। अब कर्मनाशा नदी गंगा नदी दोनों जाकर एक जगह पर मिलती है, जहाँ की जिसका नाम है चौसा। ये क्या नाम है? चौसा। इस स्थान का क्या नाम है? आप याद कीजिएगा, चौसा नाम है। वहाँ देख रहे हैं जहाँ कर्मनाशा नदी और गंगा नदी दोनों मिलते हैं, क्या नाम है? चौसा। अब देखिए यहाँ पर चौसा नदी पर दोनों सेनाएं एकत्रित हैं, और शेर शाह सोच रहा है कि आषाढ़ का मौसम आए, गंगा नदी में कर्मनाशा नदी में दोनों में बाढ़ का प्रकोप ज़्यादा फैले, तब हम उस पर आक्रमण करते हैं। महज कुछ 1.5-2 महीने के बाद ही पानी यानी कि बरसात होती है, पानी बढ़ जाता है, और बढ़ने के पश्चात में एक दिन रात में ही शेर शाह सूरी हुमायूं पर आक्रमण कर देता है। अब जो होता है दृश्य वो भयानक होता है। हुमायूं को हार का सामना करना पड़ता है। युद्ध के मैदान में हुमायूं हार मानते हुए भाग रहा था कि घोड़े से, कि एक नदी में गिरकर मृत्यु नहीं हुई, हालांकि एक निजाम भिश्ती के द्वारा उसको बचा लिया गया। अब तो हुमायूं बच गया। अब वहाँ से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में देख लेते हैं। चौसा का युद्ध 1538 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? सॉरी 1539 ईस्वी में। तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर खान ने चौसा के युद्ध में जीत हासिल कर हुमायूं को पराजित कर दिया। अब देखिए हुमायूं मारे खुशी की मारे एकदम प्रफुल्लित हो रहा है। सॉरी हुमायूं का नाम याद आ रहा है, शेर खान जो नाम है उसका, वो मारे प्रफुल्लित के मारे एकदम खुशी के मारे प्रफुल्लित हो रहा है। और प्रफुल्लित होने के पश्चात उन्होंने अपने नाम में थोड़ा सा चेंजेस किया, अपनी उपाधि थोड़ा सा ली। उस उपाधि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में पूछता है कि शेर खान ने शेर शाह की उपाधि किस युद्ध के बाद में ली। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर? चौसा का युद्ध। तो चौसा के युद्ध के बाद में इन्होंने क्या किया? शेर शाह की उपाधि ले ली। अब देखिए अब वहाँ कहाँ हमारी कहानी कहाँ थी कि कर्मनाशा नदी पर उधर शेर खां हुमायूं को पराजित करता है। हुमायूं घोड़े से सवार होकर भाग रहा था कि एक नदी में गिर गया, वहीं गंगा नदी या कर्मनाशा नदी में गिर गया। अब नदी में गिरने के बाद एक निजाम भिश्ती के द्वारा उसको बचा लिया जाता है। अब बचाने के पश्चात में इधर से हुमायूं भाग रहा है, पीछे से शेर शाह खदेड़ रहा है। अब खदेड़ते खदेड़ते 1 साल का समय हो जाता है, जब यानी कि ये आषाढ़ का मौसम है। आषाढ़ के मौसम के बाद में 1 साल आगे चला जाता है, यानी कि जनवरी या फरवरी में एक बिलग्राम नामक स्थान पर पहुंच जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बिलग्राम नामक स्थान पर पहुंच जाते हैं। अब वहाँ बिलग्राम नामक स्थान पर क्या होता है? बिलग्राम नामक स्थान पर उधर हुमायूं का सैनिक, इधर शेर शाह का सैनिक, दोनों एक में भिड़ जाते हैं। अब एक में भिड़ने के पश्चात हुमायूं की हार हो जाती है, और कहा जाता है कि उस समय हुमायूं शोक प्रकट करते हुए सिंध के प्रदेश में चला जाता है, सिंध प्रदेश में चला जाता है। आप देख सकते हैं हुमायूं भागकर सिंध के प्रांत में चला जाता है। और देख सकते हैं यहाँ हुमायूं को शेर शाह से पराजित किया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया, यानी कि शेर शाह जो था ये दिल्ली पर अधिकार कर लिया। किस पर? दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अब देखिए बिलग्राम का युद्ध तो आपको समझ में आ गया होगा, 1540 ईस्वी में हुआ था। और 1540 ईस्वी में शेर शाह हुमायूं को पराजित करके
उसको सिंध के प्रांत में भेज दिया। भेज क्या दिया, हुमायूं अपने आप भागकर ही चला गया। अब देखिए सत्ता सब ज्यों का त्यों ही रह गई। अब शेर शाह पूरे दिल्ली पर क्या किया कि सूर्यवंश का स्थापना कर दिया। अब देखिए थोड़ा सा अब इन्होंने क्या किया, हुमायूं जो थे वो सिंध के प्रांत में चले जाते हैं और अब उनका थोड़ा सा निष्कासित जीवन के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो निष्कासित जीवन उनका किस प्रकार से रहता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निष्कासित जीवन 1540 से लेकर 1555 ईस्वी के बीच में इन्होंने सिंध के प्रांत में ही रहे। अब सिंध के प्रांत में जाने के पश्चात उन्होंने किया कि यहाँ से जाते हैं, 1 साल मात्र रहते हैं वहाँ पर और एक यानी कि अपना विवाह कर लेते हैं। और उनका नाम क्या था जिससे विवाह किए, एक बेगम था। तो 1541 में हिंदाल का जो गुरु थे, या हिंदाल के गुरु ही कह सकते हैं, हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर इनका नाम था। और मीर अली अकबर की जो पुत्री थी उनका नाम था हमीदा बानो से हुमायूं विवाह करते हैं। और विवाह करने के पश्चात में उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है और उस पुत्र का नाम रखते हैं अकबर। क्यों नाम रखते हैं, क्योंकि जो गुरु थे यानी कि पुत्री का पिता जो थे मीर अली अकबर, इनके नाम में ही अकबर था, तो इन्हीं के नाम से इनका भी जो नाम था वही अकबर रख दिया गया। अब देखिए आगे क्या होता है कि अब हुमायूं जो है वहाँ पर निष्कासित जीवन के विषय में तो चल ही रहा है, वहाँ पर थे ही, बट उन्होंने अपने भाइयों से, जो हिंदाल था और जो कई भाई थे, उनसे क्या किया, सहायता मांगी, बट किसी ने सहायता नहीं दिया। अब सहायता नहीं दिया तब क्या हुआ, वहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ईरान के शाह ने एक धर्म अपनाने के लिए कहा। किसको, हुमायूं को एक धर्म अपनाने के लिए कहा। वो धर्म कौन सा है, सिया धर्म अपनाने के लिए कहा कि यदि आप सिया धर्म अपना लेते हैं तो मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ युद्ध में लड़ूंगा। तो अकबर फाइनली, अब अकबर सॉरी याद आ रहा है, हुमायूं फाइनली सिया धर्म को अपनाता है और भारत पर आक्रमण करने के लिए चल दिया, यानी कि आगरा पर आक्रमण करने के लिए चल दिया, यानी कि आक्रमण किया। और देखिए जो आप देख सकते हैं कि जो अपने भाइयों को, यानी कि दिल्ली सल्तनत पर जो भी भाई थे उनकी क्या किया, आँख निकलवा ली, और जो भाई जेल में थे उनको जेल से निकलवा कर मक्का भेज दिया। इस प्रकार से अपने भाइयों को सब छुटकारा पा लिया, अपने भाइयों से छुटकारा पा लिया। अब छुटकारा पाने के पश्चात में क्या होता है कि 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं भारत में पुनः विजय के लिए क्या होता है कि एक मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। कब, 1555 ईस्वी में। और 1555 ईस्वी के मच्छीवाड़ा के युद्ध में क्या होता है कि जो हुमायूं है और एक तरफ कौन से हैं, तो एक तरफ आप देख सकते हैं एक तरफ पंजाब के शासक हैं। तो मच्छीवाड़ा के युद्ध में पंजाब के शासक से हुमायूं जीत करके पूरे पंजाब को अपने राज्य में मिला लिया, यानी कि उस पर शासन सत्ता स्थापित कर दी। अब दूसरा जो युद्ध होता है सरहिंद का युद्ध। अब सरहिंद के युद्ध में 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध होता है। अब दिल्ली में बैठा सिकंदर सूद, यानी कि जो दिल्ली में सूर्यवंश का शासक था, वो कौन सा, सिकंदर सूद था। सिकंदर सूद को पराजित करने के बाद में वहाँ पर शासन स्थापित किया, सत्ता स्थापित किया, और यहीं से उन्होंने साम्राज्य को अपना पा लिया, यानी कि हुमायूं ने अपना साम्राज्य 1555 ईस्वी में पा लिया। अब देखिए 1 साल मात्र इन्होंने शासन पर बैठते हैं। क्यों 1 साल बैठते हैं, क्योंकि 1556 ईस्वी में इनकी मृत्यु ही हो जाती है। तो इन्होंने 1 साल शासन पर बैठते हैं। और देखिए 1556 में दीनपनाह, एक इनका पुस्तकालय है दीनपनाह। अब दीनपनाह पुस्तकालय में क्या किया इन्होंने, दीनपनाह पुस्तकालय था, बहुत बड़ा पुस्तकालय था, और उसमें क्या थी, कुछ सीढ़ियाँ लगी थी। और हालांकि दीनपनाह पुस्तकालय का निर्माण हुमायूं के द्वारा ही किया गया था। तो जो सीढ़ियाँ लगी थी, उस सीढ़ियों पे क्या किया था, बहुत कपड़े पहन करके उतर रहे थे सीढ़ियों से। अब कपड़े पहनकर उतरने के पश्चात होता क्या है कि उनकी जो पैर कपड़ों में बह जाती है, और बजने के पश्चात में सीढ़ियाँ से गिरने लगते हैं। गिरने के पश्चात में महज 2-3 मिनट के बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। और
अब क्या इनकी समाप्ति हो जाती है। कब? तो दीनपनाह पुस्तकालय में सिंहों से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए जो इतिहासकार होते हैं इनको भाग्यहीन शासक कहा। यानी भाग्यहीन शासक कैसे कि 1530 से लेकर 40 ईस्वी तक इन्होंने संघर्ष किया। फिर 1540 से 55 के ईस्वी के बीच में इन्होंने दूसरे प्रांत में, सिंध प्रांत में जाकर अपने समय गुजारी। फिर वहाँ से फाइनली जब 1555 से 56 ईस्वी के बीच में अपनी राजगद्दी को, सत्ता को पा ही लिया, तब तक इनकी मृत्यु ही हो गई। तो इन्हें क्या कहा गया? भाग्यहीन शासक कहा गया। अब देखिए इन्हें सतरंगी शासक के नाम से भी जाना गया। क्यों सतरंगी शासक के नाम से जाना गया? क्योंकि यह 7 दिन, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन 7 रंग के कलर यानी कि 7 कलर के कपड़े को पहनते थे। क्यों पहनते थे? क्योंकि इनका मानना था कि यदि हम 7 रंग के कपड़े पहनेंगे तो हमारा दिन शुभ होगा। इसी प्रकार से पूरे हुमायूं की कारनामा को, हुमायूं के जीवन को हम पूरे विस्तृत रूप से देख चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा, बेहद पसंद किए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की ओर से। तब तक के लिए थैंक यू। आपसे अलविदा चाहता हूँ, आपसे विदा चाहता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।